प्रति वर्ष जून महीने में असम के कामाख्या मंदिर में एक अम्बुबाची मेला होता है। यह मेला असाधिक हिंदू महीने में आयोजित होता है। जब असम में मानसून का समय होता है, इस अवधि के दौरान कामाख्या मंदिर के द्वार को 7 से 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और पूजा भी नहीं होती। कहा जाता है कि मां के मासिक समय के दौरान इस मंदिर में अद्भुत घटनाएं होती हैं। रथ यात्रा के दिनों में गुवाहाटी में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता और खेती के कामों में भी रुकावटें आती हैं। इन दिनों विधवाएं, ब्रह्मचारी और ब्राह्मण भोजन को भी त्याग देते हैं। कहा जाता है कि कामाख्या देवी अपने मासिक समय के दौरान अपनी शक्ति को पुनर्जीवित करती हैं और इस समय को विशेष रूप से मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला में फर्टिलिटी और वुमनहुड को सेलिब्रेट करने का अद्वितीय तरीका है। भारतीय सांस्कृतिक में फर्टिलिटी को समर्पित किया जाता है और आजकल भी कई जोड़े निर्णय लेते हैं कि वे बच्चे नहीं चाहते हैं। निखिल और उनकी पत्नी दिल्ली में रहते हैं और उनकी पत्नी की एक अच्छी नौकरी है। ये दोनों अपने 30 में हैं और 10 साल से शादीशुदा हैं, लेकिन उन्हें बच्चों की इच्छा नहीं है क्योंकि उन्हें चाहिए कि वे अपने आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालें। निखिल के कई दोस्तों के बच्चे हैं और उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें वैसी जीवन शैली अपने लिए नहीं चाहिए। देवश्री जो हिंदी सीरियल में एक्टर है, इसी तरह का स्टैंड लेते हैं। एक समय था जब बच्चों को पैदा करना महिलाओं का कर्तव्य माना जाता था, लेकिन अब कई महिलाएं यह सोच रही हैं कि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह एक चॉइस है और वह चाहती हैं कि वह बच्चे करें या नहीं। इन कपल्स को दंक जीवन शैली का पालन करने का कारण पूछा जाता है, जिसका अर्थ है डबल इनकम नो किड्स। 37 साल की मंजूरी जो दिल्ली में रहती है ने बताया कि 2 साल पहले उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। वह एक ई-कॉमर्स व्यापारी थी और उन्होंने एक मार्केटिंग मैनेजर से शादी की थी। मंजूरी ने कहा कि उनकी शादी देर से हुई थी और वे दोनों कैरियर में स्ट्रगल कर रहे थे, इसलिए उन्हें एक प्रैक्टिकल निर्णय लेना पड़ा कि उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। 2020 के एक एनालिसिस ने दिखाया है कि एक बच्चे के पैदा होने के बाद पहले साल में लगभग 1 लाख रुपए का खर्च होता है, जिसमें दवाइयाँ, टीकाकरण और शिशु की देखभाल के आइटम्स शामिल हैं और शहर में रहने वाले कई कपल्स के लिए यह राशि काफी बड़ी हो सकती है। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तो सबसे बड़ा खर्च शिक्षा पर आता है, चाहे वह प्री स्कूल हो, प्ले ग्रुप हो या दिन भर की देखभाल हो। इस खर्च में 5 से 1 लाख रुपए तक का वार्षिक खर्च हो सकता है। एक एनालिसिस ने यह भी बताया है कि 65% पेरेंट्स अपनी आधी वार्षिक आमदनी का शिक्षा और अतिरिक्त गतिविधियों पर खर्च करते हैं। 2023 की एक अन्य अध्ययन ने दिखाया है कि भारतीय शहरी पेरेंट्स 25 से 50 लाख रुपए तक के खर्च कर रहे हैं। कि अगर आपको अच्छे निजी स्कूल में अपने छोटे बच्चे को प्रवेश दिलाना है तो इसके लिए इंटरव्यूज बहुत कठिन हो सकते हैं। अमी शाह जो मुंबई के एक प्ले स्कूल की ट्रस्टी हैं, बताती हैं कि बच्चों को कहानियाँ सुनानी होती हैं और उन्हें ये बताना होता है कि कौन सी सब्जियां जमीन के नीचे उगती हैं और कौन सी जमीन के ऊपर। ऐसा करने के लिए जो 3 साल के बच्चे को यह सभी जानकारी होना मुश्किल है। कई शिक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि हमारे शहरों में इतने अच्छे स्कूल नहीं हैं जितनी की आवश्यकता है। जैसे कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 3.5 लाख छात्र स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब एक ही स्कूल सभी छात्रों के लिए नहीं है और जो शीर्ष स्कूल हैं उनमें कई आवेदन आते हैं और देश भर में उनके लिए भाग लेना होता है। सीमा और अरुण वर्मा जो एक होटल चेन में हेड शेफ हैं, मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर हो गए थे। उन्होंने अपने 4 साल के बच्चे के लिए 17 स्कूलों में आवेदन किया, लेकिन यह काफी नहीं था। उन्हें अपने बच्चे को तैयार करने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए 10 दिन की अवकाश लेना पड़ा, जिससे उनका दूसरा बच्चा करने का प्लान ठीक तब तक स्थगित हो गया जब तक उनके पहले बच्चे को एडमिशन नहीं मिल जाता। जैसे ही उनका परिवार सेटल होने लगा और अरुण का चेन्नई में ट्रांसफर हो गया। सीमा ने कहा कि स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया एक नाइटमेयर है। यह सिस्टम पेरेंट्स को डरा कर रखता है और कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे को पैदा होने तक स्कूल में भर्ती नहीं करते हैं। मुंबई की शिशाद्री ने कहा कि जब वह गर्भवती थी तो उसने डिफरेंट स्कूलों की तलाश में निकली, लेकिन उसके एडमिशन फॉर्म चेक करने वालों ने उसे पागल समझा। उसने कहा कि स्कूल तक पहुंचने का तरीका इतना कठिन हो गया है कि वह जब तक शुरू नहीं होती तब तक वह किसी को नहीं बताती थी कि उसने शिशु को धारित किया है। इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों के एडमिशन के लिए या तो गर्भावस्था के दौरान स्कूल ढूंढने का सामना करना पड़ता है या फिर मोटे राशि में डोनेशन देना पड़ता है ताकि उनके बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। लेकिन एक बार जब स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो अगला चुनौतीपूर्ण काम घर का होता है। इंडिया में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है और रेंटल प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। इंडिया के 6 बड़े शहरों में एवरेज रेंट एक 1 BHK का 11,000 से 38,000 तक हो सकता है। अगर आप रेंटल एफोर्ड भी कर सकते हैं तो घर खरीदना तो मानो एक सपना हो गया।
सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की 2023 की स्टडी ने दिखाया कि लास्ट 30 सालों में और कैपिटा इनकम इंडिया में 5 गुना बढ़ी है और प्रॉपर्टी के 15 गुना। 2022 के रियल्टर्स पोल ने दिखाया कि मुंबई और दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस हर साल 4 से 5% तक बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु और चेन्नई में यह 5.5 से 6.5% है। आरबीआई ने भी होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है। 2022 की रिपोर्ट ने कहा था कि वे लोग जो महीने में 25,000 रुपए कमाते हैं वह देश के टॉप 10% में आते हैं, पर यह टॉप 10% लोग भी इंडियन शहरों में घर नहीं खरीद सकते। इस वजह से कई कपल्स अपने बजट्स के बारे में इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं। एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि जब एक कपल का बच्चा हो जाता है तो उनके एक्सपेंसेस करीब 10 से 20% तक बढ़ जाते हैं। इसी कारण कई कपल सोच रहे हैं कि हम इतना खर्चा एक बच्चे पर क्यों करें जब वह खर्चा अपने ऊपर कर सकते हैं। उसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने कहा कि अगर एक कपल के कोई बच्चे नहीं होंगे तो उनके पास एक लग्जरी आ जाती है, पैसा सेव और इन्वेस्ट करने के। यह प्रॉब्लम में है कई और सिर्फ शहरों में भी। जैसे सिंगापुर 2022 में सिंगापुर में पैदा हुए बेबीज की संख्या 7.9% तक गिर गई है। अब चाहे सिंगापुर के जीडीपी पर कैपिटा बहुत हाई हो, पर उसके साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उधर इतनी ही एक्सपेंसिव हो रही है। क्योंकि हमारा जो एक रीजन था, पेंडेमिक के दौरान सिंगापुर सरकार ने कपल्स को बच्चे पैदा करने के लिए एक अलाउंस भी दी थी। आज अगर आपको किसी इंडियन शहर में अपने बच्चे का एडमिशन या फिर एक अच्छे मकान में रहने के लिए आवश्यकता है तो इसे संभालने के लिए आपको बहुत से पैसों की जरूरत होती है। अब बच्चों पर खर्चा नहीं करने की स्थिति में यह मतलब है कि वे पैसा अपने फ्रीडम में खर्च कर सकते हैं। अब इंडियन सोसाइटी बदल रही है। एक जमाने में समाज कलेक्टिविस्ट का मतलब था कि परिवार के सभी सदस्यों और समाज के बीच एक संप्रेषण बना रहता था। इसका मतलब था कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा महत्व एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक परिवार को दिया जाता था। 2008 में 37% भारतीय परिवार न्यूक्लियर थे, लेकिन आज यह आंकड़ा 50% हो गया है। कई स्टडीज ने दिखाया है कि इसके पीछे का कारण ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि लोग शहरों में आ रहे हैं और जो शहरों में रहते हैं उनके खर्च बढ़ते जा रहे हैं। अमृता नंदी, जो एक सोशल साइंटिस्ट हैं, ने कहा कि कई लोग शर्मिंदा महसूस करेंगे जब वे सार्वजनिक रूप से बताएंगे कि वे बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। यह एक जमाने में कपल का परिवार निर्धारित करता था कि कपल को बच्चे पैदा करने चाहिए या नहीं, लेकिन अब यह चॉइस कपल के हाथ में है और यह ज्यादातर इंडिविजुअलिज्म की वजह से है, जहां समाज में सेंट्रल कैरेक्टर परिवार नहीं बल्कि इंडिविजुअल है। इन कपल्स स्टेबल इनकम नो किड्स कपल्स मानते हैं कि उनके पैसे बच्चों की वजह से और उनको करियर में भी कॉन्फ्रेंटेशन करना होगा। यह खासकर सच है महिलाओं के लिए। स्मिता यह कहती है कि मैं बच्चों को शुरू से ही पसंद करती हूँ, मैं उनकी फेवरेट आर्ट हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी रुक जाए। अगर मैं आज डिसाइड करूँ कि मैं वीकेंड पे ट्रेवल करना चाहती हूँ या फिर काम करने के बाद फ्रेंड्स के साथ फील करना चाहती हूँ, मुझे टेंशन नहीं लेनी होगी मेरे बच्चे के स्कूल होमवर्क या फिर एग्जाम्स के बारे में। मैं बिना गिल्टी फील करे वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। हमारे समाज में महिलाओं की राइट्स के लिए प्रोग्रेस हुई है, जिसकी वजह से कई महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनी हैं और उनमें से कई ने यह ठान लिया है कि उनके करियर को लेकर सबसे ज्यादा प्राथमिकता है उनके लिए बच्चे पैदा करने की चीज को लेकर। यह कई बार एक रोड़े का सामना होता है। 2021 के एक अशोका यूनिवर्सिटी की स्टडी ने दिखाया है कि महिलाओं एक बच्चे पैदा करने के बाद काम पर वापस जाने से कतराती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। उनको काम पर इग्नोर कर दिया जाता है, उनको फैमिली से सही सपोर्ट नहीं मिलता और अपने कॉलीग से भी नहीं। कई महिलाएं ने बताया कि इंटरव्यू के दौरान उनसे कई बार पूछा जाता है कि क्या आप बच्चे पैदा करोगी या नहीं। हायरिंग मैनेजर डर जाता है कि अगर वह बच्चे पैदा करेंगी तो काम कब करेंगी। इस तरह के एटीट्यूड की वजह से वर्किंग वुमन सोचती है कि उनके पास बस 2 ही रास्ते हैं, या तो वह करियर पर कंसंट्रेट करें या फिर बच्चे पैदा करें। मध्यम मार्ग का कोई ऑप्शन नहीं है। कि पर्यावरण सचेत कपल इसी कारण चाइल्ड फ्री रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि 1917 से कंपनीज द्वारा एमिश 90% तक बढ़े हैं। एक वैश्विक उष्णता के खतरे के पीछे एक प्रमुख कारण अत्यधिक जनसंख्या है। 2017 के एक रिसर्च ने दिखाया है कि यदि फर्टिलिटी रेट कम हो जाए तो अगली सेंचुरी तक एमिश 35% तक कम हो सकते हैं। इंटरनेट के प्रभाव से जागरूकता में वृद्धि हो रही है। 20 साल पहले शायद मैं केवल अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता था, लेकिन आज मैं हमारे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम के बारे में भी विचार करता हूँ, ऐसा कहना था आश्विन का। आजकल इंडिया में बढ़ती जनसंख्या के बारे में कई चर्चाएं हो रही हैं।
स्कूलों में हमें यह सिखाया गया है कि हमारे देश की कई समस्याओं की एक मुख्य वजह जनसंख्या का अत्यधिक होना है। लेकिन अब सिचुएशन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 2022 की नवीनतम सरकारी डेटा के अनुसार इंडिया की कुल फर्टिलिटी रेट अब केवल 2 है। फर्टिलिटी रेट एक औसत महिला के बच्चों की संख्या को दर्शाता है। इसका मतलब है कि इंडिया में आने वाले समय में जनसंख्या कम होगी। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक किसी भी देश को अपनी जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2.1 का फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है। इस बदलती स्थिति से साबित हो रहा है कि भविष्य में इंडिया की जनसंख्या में कमी हो सकती है। रिसर्चर्स ने अनुसंधान करके बताया है कि आने वाले 30 सालों में इंडिया की जनसंख्या में वृद्धि होगी, क्योंकि हमारे देश में कई युवा लोग हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहा जाता है। जब तो नौजवान लोग अधिकतम काम करते हैं और अर्थात इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, लेकिन जब जनसंख्या गिरती है तो इससे आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को समर्थन के लिए अधिक खर्च करना पड़ता है। चीन के एक्सपेरिमेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक बार जब पॉपुलेशन गिरने लगती है तो इसे रिवर्स करना कठिन हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया था, लेकिन इसके बाद पॉपुलेशन में गिरावट होने लगी। चीनी सरकार को समझ आया कि नौजवान लोगों की जरूरत है जो आर्थिक विकास में सहारा प्रदान कर सकते हैं। यह तब समझना चाहिए कि भले ही भारत में 100 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या हो, लेकिन एंटीनेटलिज्म के तहत जो यह मानते हैं कि बच्चे पैदा करना एक बोझ है, उनके लिए यह समस्या है। इसके बावजूद बहुत से लोग एक से ज्यादा बच्चे पैदा करना नहीं चाहते, जो एक समाज में एक नए इंडिविजुअलिज्म की दिशा में बदलता है। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमें एक साथीपूर्ण और समृद्धिपूर्ण भविष्य बनाए रखने के लिए बुद्धिमानी से जनसंख्या नियंत्रण की ओर प्रयास करना होगा। इस विषय पर विचार करना मुश्किल है, क्योंकि हमें यह पूर्वानुमान नहीं होता कि क्लाइमेट चेंज से क्या होगा। हालांकि यह सत्य है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए पॉपुलेशन कम करना एक तरीका हो सकता है, लेकिन इससे एक नई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और यह सवाल उठता है कि क्या यह सबसे प्रभावी तरीका है क्लाइमेट चेंज को रोकने का। इसका मतलब नहीं कि बच्चे पैदा करना सरल है, और हमारे समाज में यह समझना है कि यह केवल मर्दों और महिलाओं के एक नजर से देखा जा रहा है। बायोलॉजिकली देखा जाए, इसका दंड अधिकतम रूप से महिलाओं पर है। यह साबित करता है कि हमें समाज में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं समाज में समर्थ, स्वतंत्र और समान भूमिका निभा सकें। यदि हमारा समाज चाहता है कि बच्चे पैदा करना सरल हो, तो हमें महिलाओं की जीवन शैली को सुधारने का भी विचार करना होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।